जागो जागो रेडियो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। 2 साल की कवायद के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल विधानसभा के पटल पर समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी उत्तराखंड विधेयक 2022 पेश किया। सदन में यूसीसी बिल पेश करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। विधेयक में सभी धर्मों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक कानून का प्रावधान किया गया है। इस यूसीसी के हम कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे हैं कि इस यूसीसी लागू अगर हो गया तो क्या होगा। मुसलमानों को 4 शादी करने की छूट नहीं होगी, बिना तलाक दूसरी शादी नहीं होगी। दूसरे सभी धर्मों में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 और लड़कों की 21 साल होगी। और इसके लागू होने के बाद बाल विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। पुरुष महिला को तलाक देने के समान अधिकार होंगे। और इसके लागू होने के बाद सभी धर्मों में महिलाओं को पैतृक संपत्ति में भी हक मिलेगा और बहु विवाह पर रोक होगी। पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी कोई नहीं कर सकेगा। और यूसीसी के लागू होने पर शादी का पंजीकरण अब उसके बाद कराना अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण शादी अमान्य होगी। शादी के 1 साल तक तलाक की याचिका दाखिल करने की अनुमति नहीं होगी, यानी कि 1 साल बाद ही तलाक देने की बात कही जा सकती है। और इस यूसीसी के लागू होने के बाद हवाला व इद्दत जैसी प्रथाएं खत्म हो जाएंगी। महिला का दोबारा विवाह करने की किसी भी तरह की शर्तों पर रोक होगी और बिना सहमति धर्म परिवर्तन या दूसरे व्यक्ति की उससे तलाक व गुजारा भत्ता लेने का हक भी नहीं रहेगा। और ये आपको बता दें, ये यूसीसी अगर लागू हुआ तो ये बिंदु जो हैं वो क्रियान्वित हो जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। अब हर व्यक्ति को जल्दी है कि जल्दी से भगवान राम के दर्शन करने को मिल जाए। तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कल सदन में स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री की ओर से वह विधायकों को अयोध्या चलने के लिए निमंत्रण उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि यदि किसी सदस्य को अयोध्या चलना बाध्यकारी नहीं है, विधायक चाहें तो अपनी पत्नी या पति को ले चल सकते हैं, लेकिन कोई अपने सहायक को साथ नहीं ले जा सकेगा। और उनके अनुसार इस कार्यक्रम को उन्होंने बताया है कि सुबह 8 बजे विधायक विधान भवन में एकत्र होंगे और वहीं से बसें जाएंगी। यह भी विधायक के संग जाएंगे। उन्होंने अपने लिए बताया कि वो भी साथ में जाएंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश के किसी दूसरे राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कल अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू व डिप्टी मुख्यमंत्री चौनु मान समेत राज्य सरकार के अन्य मंत्री व स्टाफ ऑफिसर ने कल रामलला के दर्शन और पूजन किए। प्रदेश विधानसभा में कल बजट सत्र के दौरान संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत आउटसोर्सिंग या संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने की कोई योजना नहीं है। दूसरी ओर बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने बताया है कि शिक्षकों को कैशलेस इंश्योरेंस देने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के लिए कमेटी गठित की गई है। फिलहाल शिक्षकों की भर्ती की कोई योजना नहीं है। शिक्षा मित्रों का बढ़ाने के लिए कमेटी के बारे में उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने स्वामी ओमवेश और डॉक्टर अजय कुमार के प्रश्न के उत्तर में कहा कि शिक्षा मित्रों का वेतन बढ़ाने के लिए कमेटी गठित की गई है और कमेटी की संस्तुतियों के अनुसार आगे विचार किया जाएगा। सपा सदस्यों ने जानना चाहा था कि क्या शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया भी जाएगा। हरदोई में गन्ना उत्पादन को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और अब हरदोई की बघौली चीनी मिल की भी शुरुआत होने जा रही है। और इसके बारे में कल रामगढ़ चीनी मिल्स के कार्यकारी निदेशक आगा आसिफ बेग ने गन्ने की खेती की समस्याओं के बारे में किसानों से सीधे संवाद किया
और उन्होंने माधवगंज में थाने के सामने नरपत सिंह इंटर कॉलेज के मैदान में ये बघौली शुगर एंड डिस्टिलरी लिमिटेड बीकापुर के संचालन में एक किसान गोष्ठी और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और उन्होंने बताया कि किसानों से डालमिया ग्रुप से जुड़ाव बहुत पुराना है और गन्ना फसल एक सार्वभौमिक है और इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए फसल की बुआई से लेकर अधिक उत्पादन के तरीकों को किसानों को समझना होगा। हरदोई शहर में लोकसभा चुनाव की अब सुगबुगाहट होते ही चुनावी हलचल बढ़ने लग गई है। शहर के कई स्थानों पर बधाइयों और शुभकामनाओं की होर्डिंग्स लगी हुई हैं। नेताओं ने होर्डिंग बैनर लगाने शुरू कर दिए हैं और इसी के जरिए लोग अपने टिकट के दावे को जनता के बीच पेश कर रहे हैं। जो चौराहे हैं इन पे बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हुई हैं। नुमाइश चौराहा है, बिलेग्राम चुंगी है, सिनेमा चौराहा है, लखनऊ चुंगी है, रेलवेगंज है, सांडी रोड पे श्रवण देवी मंदिर है। सभी प्रमुख चौराहों और तिरहों पर बहुत सारी होर्डिंग लगी हुई हैं। सत्ता पक्ष भाजपा के साथ ही कांग्रेस, सपा व बसपा समेत अन्य पार्टियों के नेताएं भी अपनी फोटो के साथ त्योहारी शुभकामना संदेश लगा करके लोकसभा चुनाव में अपने उतरने की दावेदारी और एक संदेश जनता को देने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। टिकट के दावेदार होर्डिंग लगा करके अपने दावों को जनता के बीच पेश कर रहे हैं। नगर पालिका पिहानी में अमृत पेयजल योजना के तहत काम शुरू हो गया है और जल निगम नगरी के अधिशासी अभियंता मनोज कुमार के अनुसार काम पूरा होने पर 10,251 परिवारों को पानी के कनेक्शन दिए जाएंगे। पाइपलाइनों के घर घर पानी पहुंचेगा। अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाली जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से हर ब्लॉक में 20 विद्यालयों में रोड सेफ्टी क्लब बनाने की इस समय प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जनपद में कुल 19 ब्लॉक हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह के अनुसार हेड टीचरों को निर्देश दिए गए हैं कि स्कूल में सुबह प्रार्थना के वक्त बच्चों को यातायात के नियमों के बारे में बताएं ताकि बच्चे यातायात नियमों का पालन करें और उनके अंदर सुरक्षा की भावना भी जागृत हो सके। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE ने 4 वर्षीय BA, BEd और BSc BEd में प्रवेश पर रोक लगा दी है। सत्र 2024-25 के बाद इन 4 वर्षीय कोर्सों में प्रवेश नहीं होगा। सत्र 2025-26 से यह कोर्स पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे और इनके स्थान पर अब जो नया कोर्स आया है उसका नाम है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम यानी ITEP पर प्रवेश किया जाएगा। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है उसको प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात दोहराया है और कहा है भारत अपनी ऊर्जा जरूरत के लिए भले ही कच्चे तेल व गैस के बड़े पैमाने पर आयात करता है, लेकिन भारत अब ऊर्जा क्षेत्र के एक बड़े निर्यातक के तौर भी स्थापित होने जा रहा है। उन्होंने कहा है कि भारत पहले ही विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है। साथ ही यह तेल व LPG का भी तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। इसके अलावा चौथा सबसे बड़ा LNG आयातक है और चौथा बड़ा रिफाइनर, चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार भी है। भारत में 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों के अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अनुमान किया जा रहा है कि 2045 तक भारत में एनर्जी की मांग दुगनी हो जाएगी। यानी कि इस समय भी देश में 9,000 पेट्रोल पंपों पर 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री शुरू हो गई है और 67 अरब डॉलर का निवेश इस क्षेत्र में किया जा रहा है, गैस क्षेत्र में, जिससे अगले 6-7 वर्षों के दौरान यह इतना निवेश होगा। 15% हो जाएगी इकोनॉमी में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी इस निवेश से, यानी कि प्राकृतिक गैस को इस समय बढ़ावा दिया जा रहा है। बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण की कोशिशों के तहत केंद्र सरकार ने भारत चना दाल और आटा के बाद अब भारत चावल भी बाजार में उतार दिया है। केंद्रीय खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कल बताया है कि 5 एवं 10 किलो के पैक में 29 रुपये प्रति किलो वाला भारत राइस ब्रांड चावल लॉन्च किया गया है। इसकी बिक्री नेफेड, NCCF यानी कि भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के साथ केंद्रीय भंडार के आउटलेट एवं प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी की जाएगी। प्रदेश में दूधिया रोशनी से अब शहरों को
जगमगाने की योजना बनाई गई है। प्रदेश के शहर और गांव जल्द ही दूधिया रोशनी से नहाएंगे। गलियों से लेकर गांव की पगडंडियों तक वैकल्पिक ऊर्जा के तौर पर सौर ऊर्जा से इसको जोड़ा जाएगा। इसके लिए बजट में भरपूर धनराशि का इंतजाम किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से बजट में रूफटॉप पैनल योजना में 1 करोड़ परिवारों को हर माह 300 यूनिट तक बिजली निःशुल्क देने का प्रावधान किया गया है। इससे उत्तर प्रदेश के करीब 20 लाख परिवारों को फायदा मिलेगा। सोलर रूफटॉप योजना में पहले से मिल रही अलग अलग श्रेणी के अनुदान को भी बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है। हरदोई के सवाईजपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू ने कल विधानसभा में अपने क्षेत्र के मामले उठाए। सवाईजपुर विधानसभा क्षेत्र के कटियारी के साथ ही पचोहा के विकास का मुद्दा उन्होंने विधानसभा में उठाया और उन्होंने रामगंगा नदी पर पक्का घाट बनवाए जाने समेत हरपालपुर व सवाईजपुर को नगर पंचायत का दर्जा दिलाए जाने की मांग की। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के लिए प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए उन्होंने अपनी बात रखी और विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि हरपालपुर व सवाईजपुर में बड़ी आबादी विकसित हो चुकी है। अभी दोनों को ग्राम पंचायत का दर्जा प्राप्त है, जिससे उनका अपेक्षित गति से विकास नहीं हो पा रहा है। इसलिए दोनों ग्राम पंचायत व आसपास के क्षेत्र में आबादी के हित को देखते हुए हरपालपुर व सवाईजपुर को नगर पंचायत का दिया जाने की उन्होंने विधानसभा में मांग उठाई। मंसूरपुर सांडी में पीएससी की स्थापना के लिए भी उन्होंने विधानसभा में मांग उठाई है। और हरदोई के रेलवे स्टेशन पर कल नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की शाखा काउंसिलिंग की बैठक हुई और मुरादाबाद मंडल से आए कामरेड सुहेल खालिद ने कर्मचारियों की समस्याएं और निस्तारण के लिए अधिकारियों से वार्ता भी की है। पुराने एवं जीर्ण शौचालयों की मरम्मत कराकर हरदोई में उन्हें क्रियाशील बनाने के लिए शुरू किए गए रेट्रोफिटिंग सर्वे में ही बहुत बड़ी बात आई है कि ये जर्जर शौचालयों की कई फोटो लगाकर बड़े पैमाने पर लोगों ने फर्जी डाटा तैयार किया है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल में गठबंधन की इस समय काफ़ी सुगबुगाहट चल रही है और एनडीए के बढ़ते कुनबे के बीच क्षेत्रीय दलों की महत्वाकांक्षाएं भी अब हिलोने ले रही हैं। इसी बीच में चर्चा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े धड़े ने रालोद से नज़दीकी बढ़ा दी है और रालोद को उत्तर प्रदेश में 5 सीटों की पेशकश की गई है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन में एनडीए का जो पेंच फंस गया था, उसकी वजह से एनडीए का कुनबा अब बढ़ सकता है। 5 लोकसभा सीटों का प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी चर्चा है कि राष्ट्रीय लोकदल को देने की बात कही है। हरदोई में कल बालामू जंक्शन के पास फाटक पार करते समय 2 महिलाओं की ट्रेन से कटकर मृत्यु हो गई। दोनों सीतापुर की रहने वाली थीं ये महिलाएं और रिश्तेदारी में आई थीं। उनके साथ मौजूद 3 अन्य लोग भी मामूली तौर पर घायल हो गए। बंद रेलवे फाटक पार करते समय यह हादसा हुआ। इन दोनों का शवों को पोस्टमार्टम पुलिस ने कराया और घायलों की हालत ठीक बताई जा रही है। उनके स्वजन अब उनको घर लेकर के चले गए हैं। हरदोई में राशन कार्ड धारकों को गेहूं चावल के साथ ही मोटा अनाज भी निःशुल्क वितरित अब किया जाएगा। फरवरी व मार्च में सरकारी राशन की दुकानों से मोटे अनाज का वितरण किया जाएगा। हरदोई में आधी आबादी यानी महिलाओं को अन्य क्षेत्रों के साथ ही गाँव में सृजित होने वाले रोजगार में भी भागीदारी उनकी तय की जा रही है। वैसे तो कुल सृजित रोजगार का 33% महिलाओं को रोजगार दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन यहाँ पर 14 विकास खंड रोजगार में महिलाओं की भागीदारी में पिछड़ रहे हैं, इसलिए उनको नोटिस जारी किया गया है। इन विकास खंडों में 13 से लेकर 28% ही महिलाओं को रोजगार दिया जा सका है और रोजगार में महिलाओं की भागीदारी जिले में औसतन 26% हो गई है। तो विकासखंड माधवगंज में 13 और टोडरपुर में 19, कछौना में 20% ही महिलाओं को रोजगार की भागीदारी हो पाई है। ऐसे में सुरसा, मल्लावा, कोथावा, बेहंदर, भरकनी, हरपालपुर, टनियावा, भरावन, अहरोरी और शाहबाद में भी महिलाओं को रोजगार दिए जाने की स्थिति ठीक नहीं है। मौसम लगातार करवट ले रहा है और 2 दिन की बारिश के बाद अब मौसम थोड़ा सा साफ हुआ है। धूप भी निकल रही है, लेकिन बादलों का आना जाना लगातार लगा हुआ है और हिमाचल प्रदेश तथा पहाड़ों में बर्फबारी होने की वजह से उसका असर साफ हरदोई में भी मौसम पे दिखलाई पड़ रहा है। कल पूरे दिन धूप खिली तो आज फिर
धूप और बादल दोनों मौसम में रह रहे हैं और मौसम बदलने का असर बाजार में भी दिखलाई पड़ रहा है। बाजार में जैसे जैसे मौसम साफ हो रहा है वैसे चहल पहल होने लग गई है। हरदोई की मौसम वेधशाला के प्रभारी रमेश चंद्र वर्मा के अनुसार अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस कल रिकॉर्ड किया गया था और उनका कहना है कि अभी भी मौसम जो है ऐसा ही रहेगा और इसके साथ ही 7 किलोमीटर की रफ्तार से पछुआ हवाएं भी चल सकती हैं। हरदोई में केंद्रीय वित्त और राज्य वित्त आयोग की मद में खातों में डंप धनराशि से ग्रामीणों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इसे लेकर कम खर्च वाली 169 पंचायतों में कार्यों और कम खर्च की हकीकत जो है उनकी जांच अब की जाएगी। हरदोई में छुट्टा मवेशियों से किसान परेशान हैं और छुट्टा मवेशियों के संरक्षण को लेकर बजट तो दोगुना किए जाने की सरकार ने बात कही है, लेकिन यहाँ पर मवेशियों को संरक्षित कराए जाने के लिए 8 बृहद गो संरक्षण और 36 से अधिक अस्थायी पशु आश्रय स्थलों का निर्माण कराया जा रहा है। हरदोई में 15,000 से अधिक मवेशियों को संरक्षित किया जा सकेगा इनमें, और छुट्टा मवेशियों को संरक्षित किए जाने के लिए ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में आश्रय स्थल, बृहद गो संरक्षण केंद्र व कान्हा गौशाला का निर्माण और संचालन कराया जा रहा है। लेकिन फिर भी अभी भी किसान परेशान हैं क्योंकि हरदोई शहर से लगे हुए ग्राम नानकगंज ग्रंट में आवारा पशुओं से किसानों ने अपने खेत छोड़ दिए हैं और आवारा पशुओं के कारण उनको रात भर अपने खेतों के बचाने के लिए इस सर्द मौसम में भी खेतों पर बैठे रहना पड़ता है। हरदोई के परिषदीय विद्यालयों में जूनियर कक्षाओं के साथ प्राइमरी कक्षाओं के बच्चे भी स्मार्ट क्लास में अब शिक्षा ग्रहण करेंगे। इसके लिए सभी विद्यालयों को समय सारणी जारी कर दी गई है। हरदोई में गांव के 169 मार्गों का चौड़ीकरण भी किया जाने की इस समय चर्चा चल रही है। किसानों को गन्ना और अन्य फसलों की उपज बेचने के लिए आवागमन की सुविधा के उद्देश्य से सरकार ने गांव के मार्गों के चौड़ीकरण व उच्चीकरण की स्वीकृति प्रदान की है। लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव पर सहमति देते हुए शासन ने 149 संपर्क मार्गों के लिए 20 करोड़ से अधिक की धनराशि स्वीकृत की है। साथ ही 50% धनराशि विभाग को जारी कर दी है। चीनी मिल क्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं के लिए मार्गों के सुदृढ़ीकरण के लिए शासन ने एक मुश्त व्यवस्था की है। शासन की ओर से 149 मार्गों की स्वीकृति में इनके निर्माण के साथ ही 5 साल तक इनकी देखरेख का भी प्रावधान किया गया है। मार्गों की देखरेख के लिए बजट भी अलग से व्यवस्था की गई है। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। आइए सुनिए अब संगीत में अन्य कार्यक्रम। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं।